हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, यहाँ पर आज हम लोग हमारा नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं क्रेडिट रिस्क चैप्टर का। तो एज यू कैन सी, हमने लास्ट क्लास में क्रेडिट रिस्क आइडेंटिफिकेशन और मेजरमेंट वाला पार्ट पढ़ा था, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पढ़ा था, क्रेडिट रिस्क के यहाँ पर टाइप्स पढ़े थे, जिसमें हमने पोर्टफोलियो, ट्रांजेक्शन रिस्क एक्सेट्रा चीजें कवर की थी। तो आज हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से आपको क्रेडिट रिस्क को कंट्रोल करना है और इसकी मॉनिटरिंग करनी है। तो आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर नीड फॉर कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग एग्जैक्टली क्या होगी। तो हमारी जो लैंडिंग एक्टिविटीज हैं, ये हाई क्रेडिट रिस्क को कैरी करती हैं और बैंक ब्रांचेस के वाइड स्प्रेड ये रहेंगी। तो बेसिकली अब आप ये जानते हैं कि भाई लोन्स यहाँ पर बैंक का मेन काम होता है, तो ऑफ कोर्स क्रेडिट रिस्क भी एक बड़े मात्रा में हमें देखने के लिए मिलता है। तो इफेक्टिव कंट्रोल यहाँ पर क्या इंश्योर करेगा कि जो रिस्क टेकिंग गाइडलाइंस हैं, हम उसके साथ में अडेयर कर रहे हैं या नहीं कर रहे, क्या हमारे पास में जो पोर्टफोलियो है उसकी क्वालिटी वैसी ही है जैसी कि हम चाहते थे, और क्या हम अपने पोर्टफोलियो को एक्टिवली मैनेज कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ऐसा तो नहीं कोई पोर्टफोलियो बनाया और बनाकर भूल गए। तो कुछ यहाँ पर हमारे की फोकस एरियाज हैं, जैसा कि ट्रांजेक्शन लेवल की मॉनिटरिंग हमें करनी है और पोर्टफोलियो लेवल की मॉनिटरिंग हमें करनी रहेगी। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं प्रीरिक्विजिट्स क्या होते हैं, तो क्रेडिट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जहां पर हमें प्रॉपर रिपोर्ट दी जाएगी क्रेडिट रिस्क से रिलेटेड, और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम हमारे लिए असेंशियल हैं। तो ये हमारे कॉम्प्रिहेंसिव और डिटेल्ड होने चाहिए। जो रिपोर्ट्स ये हमें दें वो प्रॉपरली यहाँ पर हर एक चीज को अपने साथ में रखना चाहिए उनमें, और पीरियोडिकली हम इनको रिव्यू करेंगे ताकि ये इंश्योर करें कि भाई यहाँ पर ये जो एप्लीकेबिलिटी है इनकी, ये है भी या नहीं है, एनालिसिस के लिए रिपोर्ट सही से आ रही है या नहीं आ रही है, ऑल्सो फ्यूचर डेटा रिक्वायरमेंट्स हमारी फुलफिल होंगी या नहीं हो पाएंगी। तो इसका डिजाइन इस तरह का होना चाहिए। तो क्रेडिट रिस्क पॉलिसी एंड गाइडलाइंस में आप क्या देखते हो कि हम यहाँ पर कोर इंस्ट्रूमेंट्स देखते हैं ट्रांजेक्शन लेवल क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट के। तो क्रेडिट अप्रेजल प्रोसेस, रिस्क एनालिसिस प्रोसेस, और यहाँ पर क्रेडिट ऑडिट एंड लोन रिव्यू मैकेनिज्म पर हमें ध्यान देना होता है। तो हमारा किस तरीके से यहाँ पर हम पूरे के पूरा जो लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसको अप्रेजल कैसे करें, जो डॉक्यूमेंट्स हैं अच्छे से चेक की गई, यहाँ पर स्कोर्स अच्छे से देखे गए हैं, कोई फ्रॉड्स तो नहीं है क्या, जो साइट है जहां पर बात हो रही है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने होम लोन दिया तो यहाँ पर सच में घर बन रहा है ना, ऐसा तो नहीं है कि कुछ और यहाँ पर इश्यूज देखने के लिए मिल रहे हैं। तो हमें ना यही सारी चीजों का ध्यान रखना होता है, ठीक है। अब अगर मैं आगे बात करूं रिस्क एनालिसिस प्रोसेस में, हम ये देखते हैं कि जो रिस्क है वो हम अच्छे से एनालाइज करें, और क्रेडिट की ऑडिट एंड लोन रिव्यू, जो लोन हमने यहाँ पर दिया है वो भी हम यहाँ पर टाइम टू टाइम रिव्यू करते रहते हैं। एक मॉनिटरिंग प्रोसेस हमें अप्लाई करना होता है। पॉलिसी और गाइडलाइंस की बात करें हमारे लोन पॉलिसी डॉक्यूमेंट में, तो यहाँ पर हमें स्टैंडर्ड्स डिफाइन करने हैं कि किस तरीके से पावर्स को डेलीगेट किया जाएगा, क्रेडिट अप्रेजल कैसे होगा, रेटिंग के स्टैंडर्ड्स और बेंचमार्क्स आपके क्या रहेंगे, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी क्या है, और लोन रिव्यू मैकेनिज्म हमारी कैसी है, ठीक है। तो हमने जो स्टैंडर्ड्स, जो बेंचमार्क्स बनाए हैं, क्या हम उन्हें फॉलो कर रहे हैं, क्या हम यहाँ पर प्राइसिंग ठीक से कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें देखी जाती हैं। अब क्रेडिट को अप्रूव करने वाली जो अथॉरिटी है, तो मल्टी टीयर अप्रूवल स्ट्रक्चर हमारा रिकमेंड किया गया है। तो क्रेडिट कमेटी या फिर अप्रूवल ग्रिड हमें बनानी है, जहां पर 3 से 4 ऑफिसर्स हमारे रहेंगे जिनका अप्रूवल इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट भी एक मेंबर होते हैं, जिसको यहाँ पर हमें लेकर आना है, और ये वॉल्यूम और प्रॉफिट टारगेट्स को यहाँ पर नहीं ध्यान में रखेंगे। ये केवल यहाँ पर ये देखेंगे कि क्या सारी चीजें, जो स्टैंडर्ड्स हैं, पॉलिसीज हैं, हमारी प्रॉपरली मेंटेन हो रही हैं, फॉलो हो रही हैं या नहीं हो रही। डिसीजन रूल की बात करें तो कोई भी प्रपोजल अप्रूव नहीं किया जाता अनलेस कि यहाँ पर जो मेजोरिटी है वो बोरोवर की क्रेडिट वर्दीनेस के लिए अग्री कर ले। डिसेंटिंग मेंबर्स के जो व्यूज हैं वो भी रिकॉर्ड करने हैं। तो अगर किसी मेंबर ने यहाँ पर बोला कि हमें नहीं लगता इस क्रेडिट को अप्रूवल देना है, तो वो भी हमें यहाँ पर लिखना होगा कि इन्होंने यहाँ पर क्यों मना किया है, ठीक है। अब क्रेडिट अप्रेजल गाइडलाइंस की बात करते हैं, तो बोरोवर के स्टैंडर्ड्स और एलिजिबिलिटी देखी जाएगी कि भाई यहाँ पर उनके स्कोर्स क्या है, रेटिंग्स क्या है, क्या वो एलिजिबल है या नहीं है। फिर देखा जाएगा कि भाई उनको ये क्रेडिट क्यों चाहिए और क्या क्या रिस्क फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं।
क्रेडिट का यहाँ पर जो प्रपोजल है वो भी हम देखेंगे कि वो यहाँ पर जो प्रपोजल अपना लेकर आ रहे हैं क्या वो स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहा है। फिर फाइनेंशियल कॉवेनेंट्स हमारे रेटिंग बेंचमार्क्स क्या हैं और रेगुलेटरी कंप्लायंस हो रहा है या नहीं। एंड यहाँ पर हमें अपनी अप्रोचेस में अक्रॉस द बैंक यूनिफॉर्मिटी रखनी है। ऐसा नहीं है कि एक हमारा फ्रेंड अगर लोन लेने आया तो उसे हमने कम यहाँ पर चीजों को चेक कर कर ऐसे ही लोन दे दिया, ठीक है। हमें सारी चीजों को अच्छे से फॉलो करना रहेगा। इसके अलावा हमारी बात आती है यहाँ पर कि कंट्रोल किस तरीके से करना है एक्सपोजर को और कंसंट्रेशन रिस्क ना हो जाए। तो इसके लिए हम यहाँ पर फाइनेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज लेते हैं। तो जैसे करेंट रेशियो आपका होता है, डेट इक्विटी रेशियो होता है, रिटर्न ऑन एसेट्स होता है, जिसमें हम यहाँ पर अपने बेसिकली देखते हैं कि कितना शेयर होल्डर का फंड है, कितना हमारे पास में इनकम आ रही है। फिर डेट सर्विस कवरेज रेशियो होता है और इंटरेस्ट सर्विस कवरेज रेशियो, कि क्या हमारे पास इतनी इनकम है एज अ बोरोवर कि हम अपने डेट्स को रीपे कर पाए, जो इंटरेस्ट हमें रीपे करना है वो कर पाए। तो क्रेडिट एक्सपोजर लिमिट्स चेक की जाएंगी, एसेट की कंसेंट्रेशन लिमिट्स देखी जाएंगी कि ऐसा तो नहीं है लोन यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में ही हमारा कंसेंट्रेटेड है। फिर यहाँ पर लार्ज एक्सपोजर लिमिट्स देखी जाएंगी और लोन की मैच्योरिटी प्रोफाइल देखी जाएगी कि भाई यहाँ पर हमारे लोन्स कब कब मैच्योर हो रहे हैं। अब आती है बात डेविएशंस की, तो यहाँ पर ये आपको अलाउड होते हैं ओनली अंडर क्लियरली डिफाइंड कंडीशंस विद प्रॉपर अप्रूवल। तो रेटिंग स्टैंडर्ड्स एंड बेंचमार्क्स, क्रेडिट रिस्क असेसमेंट जो है वो हमारा कैसे होता है, बाई मंथ एनुअली हम इसको रिपीट करते हैं या फिर ज्यादा फ्रिक्वेंटली हमारे लो क्वालिटी कस्टमर्स के लिए, ठीक है। तो अगर हमें यहाँ पर चेक करना है कि क्या रिस्क हमारा अभी इन्वॉल्व है तो हमें इसको बाई एनुअली करना है। जितना हमारी क्रेडिट स्कोर्स या रेटिंग्स खराब होती हैं कस्टमर की, उतना ही रिस्क ज्यादा है और उतना ही जल्दी जल्दी हमें इसको असेस करना होगा। अदरवाइज एक बार साल में हमें 2 बार तो करना ही पड़ेगा, बाई एनुअली हमें इसको करना पड़ेगा। तो बेसिकली 2 साल में एक बार तो इसको चेक करना ही है। डीलिंक्ड होना चाहिए ये लोन रिन्यूअल प्रोसेस से। इसके अलावा यहाँ पर हमें क्वार्टरली और हाफ ईयरली भी हमारे एसेट की क्वालिटी को गॉज करना है, चेक करना है। लोन रिव्यू ग्रुप जो है वो यहाँ पर रेटिंग्स को इंडिपेंडेंटली कंफर्म करेगा कि जो रेटिंग्स यहाँ पर बताई जा रही हैं क्या वही रेटिंग्स हैं। रेटिंग माइग्रेशन स्टडीज यहाँ पर की जाएंगी कि भाई यहाँ पर कितने ग्रुप्स हैं जो कि डाउनग्रेड हुए, कितने अपग्रेड हुए हैं, ताकि हमें एक्सपेक्टेड लोन लॉस पता चले। फिर इसके बाद में मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की जो फाइंडिंग्स हमें मिलती हैं वो हम हमारे क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट कमिटी को प्रोवाइड करेंगे। अब आती है रिस्क प्राइसिंग। तो अब हमें पता है यहाँ पर रिस्क प्राइसिंग में हम क्या देखते हैं कि हमारा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल यहाँ पर है कैसा, ठीक है। तो हम अपने फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को जितना रिस्क इन्वॉल्व है अकॉर्डिंगली प्राइसिंग करते हैं उनकी। तो हमें प्राइसिंग के टाइम पर देखना है कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट हमारी कितनी है। फिर हमारी कोलैटरल की वैल्यू क्या है, दैट टू आफ्टर हेयर कट, जो मैंने आपको हेयर कट के केस स्टडीज करवाए थे। अकाउंट की रिलेशनशिप वैल्यू हमारी कैसी है। फ्यूचर बिजनेस पोटेंशियल, जिन लोगों ने यहाँ पर हेयर कट के एमसीक्यूज नहीं देखे हैं, एक आई कर ना आपके सामने अभी एक वीडियो का लिंक आ रहा होगा, वहां पर आपको हेयर कट के एमसीक्यू क्वेश्चंस जो हैं वो दिख जाएंगे, ठीक है। फ्यूचर में बिजनेस पोटेंशियल कैसा है, इंडस्ट्री का या पोर्टफोलियो का एक्सपोजर कितना है हमारा, और स्ट्रेटेजिक रीजंस क्या हैं। कॉम्पिटिटिव बेंचमार्किंग की बात करें तो यहाँ पर हमें ये भी देखना होता है कि हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो किस तरह से प्राइसिंग रख रहे हैं सेम बोरोवर की क्वालिटी के। अगर हम यहाँ पर इस चीज का ध्यान नहीं रखेंगे और हमसे कुछ गड़बड़ हो गई तो हमारे कस्टमर्स तो सब वहां चले जाएंगे। प्राइस कटिंग को हमें अवॉइड करना है मार्केट शेयर के लिए, क्योंकि ये रिस्क रिवॉर्ड पैरिटी को हमारा डिस्टॉर्ट कर देगा। अब आती है बात क्रेडिट कंट्रोल और मॉनिटरिंग अगर हमें पोर्टफोलियो लेवल पर करनी है तो पोर्टफोलियो वाइड रिस्क हमें यहाँ पर फोकस करना होता है रेदर देन इंडिविजुअल एक्सपोजर्स। तो पोर्टफोलियो रिस्क लेवल्स देखे जाएंगे, एक्सपेक्टेड लॉसेस देखे जाएंगे, रिस्क कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, इम्पैक्ट क्या है पोर्टफोलियो मिक्स चेंजेस का हमारे रिस्क और कैपिटल पर, डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट्स, मार्जिनल एब्सोल्यूट रिस्क कंट्रीब्यूशन, ये सारी चीजें देखी जाएंगी। की एक्टिविटीज क्या है, तो सबसे पहले तो क्या क्या वीकनेस है हमारे लोन जो हमने दिए हैं उसमें, उसको जल्द से जल्द हमें ढूंढना है। फिर यहाँ पर रिस्क मेजरमेंट हमारी शिफ्ट हो जानी चाहिए, तो यहाँ पर ऑब्लिगर स्पेसिफिक नहीं होनी चाहिए टू कंसेंट्रेशन रिस्क। ऐसा नहीं कि कौन बोरोवर है, यहाँ पर ये सारी चीजें नहीं देखकर कितना कंसेंट्रेशन रिस्क है।
एक्सपोजर का इवैल्यूएशन करना है तो क्वांटिटेटिव सीलिंग्स हमें लगानी है हमारी रेटिंग कैटेगरीज के लिए। इंडस्ट्री वाइज डिस्ट्रीब्यूशन रिव्यू हमें देखना है कि भाई हर एक इंडस्ट्री में कितना कितना लोन्स हमने दे रखा है, हमारी एक्सपोजर लिमिट्स हमें देखनी है। क्रेडिट पोर्टफोलियो वैल्यू एट रिस्क मॉडल्स का अडॉप्शन हमें करना होगा, तो हम क्वांटिफाई करेंगे पोर्टफोलियो रिस्क को। बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है कि जिस तरीके से हम हमारी पोर्टफोलियो की क्वालिटी को मेंटेन कर पाए। सबसे पहले तो एक्सपोजर लिमिट्स, तो सीलिंग्स यहाँ पर हमें सेट करनी है फॉर स्पेसिफिक रेट कैटेगरी, ठीक है। इंडस्ट्री और सेक्टर मॉनिटरिंग हमें करनी है, तो एंट्री स्टैंडर्ड्स हमारे टाइटन करने हैं फॉर अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर्स, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम कितना लोन दे सकते हैं पर्टिकुलर सेक्टर में, फिर हमें यहाँ पर देखना है कि भाई अगर यहाँ पर कोई ऐसा सेक्टर है जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो वहां भी कौन हमसे लोन लेने आ सकता है ये देखना होगा। डिफॉल्ट यहाँ पर हमारा हो सकता है, प्रोविजनिंग हमें करनी होगी, अलग से कैपिटल जो हम असाइड रखते हैं वो हमें करना होगा, अपने पोर्टफोलियो को रीस्ट्रक्चर करना होगा, स्ट्रेस टेस्टिंग और सिनेरियो एनालिसिस करना रहेगा। डिफरेंशिएटेड रिव्यू शेड्यूल्स हमें यहाँ पे लगाने पड़ेंगे, तो हायर रिस्क बोरोवर्स जो है इनको हम ज्यादा जल्दी रिव्यू करेंगे। पोर्टफोलियो क्रेडिट रिस्क के टाइम पर क्या क्या ऐसे फैक्टर्स है जो इसे इन्फ्लुएंस करते हैं, तो कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, कोई पर्टिकुलर कमोडिटी है, या फिर फॉरेन एक्सचेंज वॉलेटिलिटी देखने के लिए मिल रही है। इंटरेस्ट रेट्स में यहाँ पर हमारे आरबीआई ने या गवर्नमेंट ने अपनी फिस्कल पॉलिसीज में कुछ चेंजेस कर दिए, ट्रेड्स पर रिस्ट्रिक्शन लगे किसी पर्टिकुलर कंट्रीज के साथ में, जैसे टैरिफ अभी ट्रंप ने बढ़ा दिए थे, सैंक्शंस लगा दिए गए किसी गवर्नमेंट के थ्रू, पॉलिसी शिफ्ट या फिर पैंडेमिक्स आ गए जैसे कोविड-19 आया था। इंटरनल फैक्टर में हमारी लोन पॉलिसीज ही अच्छी नहीं है, हमारी कंसेंट्रेशन लिमिट्स हमने नहीं लगा रखी हैं, हमारे जो यहाँ पर लोन्स दिए जा रहे हैं उसके लिए अप्रेजल स्टैंडर्ड्स बहुत खराब हैं, हम अपने कोलैटरल्स पर बहुत ज्यादा रिलाय कर रहे हैं, रिस्क बेस्ड प्राइसिंग हम नहीं कर रहे हैं, और रिव्यू मैकेनिज्म यहाँ पर लोन रिव्यू मैकेनिज्म है ही नहीं। तो ये सारे हमारे फैक्टर्स है जो हमारे पोर्टफोलियो रिस्क को कहीं ना कहीं यहाँ पर अफेक्ट करते हैं। एक्टिव क्रेडिट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, तो यहाँ पर मोटिवेशंस देखे जाते हैं कि भाई यहाँ पर जो ट्रेडिशनल बैंकिंग प्रोडक्ट्स हैं उनमें डिमांड्स किस तरह चेंज हो रही हैं। तो यहाँ पर डिमांड्स क्यों चेंज हो रही हैं, क्योंकि इंटरमीडिएशन की जगह अब डिसइंटरमीडिएशन हो रहा है, बोरोवर्स डायरेक्टली मार्केट की एक्सेस कर सकते हैं। अब आप ऑनलाइन जाओगे डायरेक्टली, आपको जिस तरह का लोन चाहिए, जो इंटरेस्ट रेट्स हैं, कितना ईएमआई है, ये सारी चीजें आपको डायरेक्टली एप्लीकेशंस के थ्रू मिल जाती हैं। कैपिटल मोबिलिटी अब काफी ज्यादा हो चुकी है और रिटर्न्स यहाँ पर हायर रिस्क फोकस में हम लोग लोअर रिटर्न्स भी ले लेते हैं। कुछ नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, जैसे कि पीटीसी आपका सिक्योरिटाइजेशन में आ गया, तो अगर कोई एसेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट में कन्वर्ट हो जाता है तो यहाँ पर फिर हमारे पास में कौन कौन सी बॉडीज आ जाती हैं, हमारे पास में एनएआरसीएल आ जाता है ना, हमारे पास में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है, जो कि हमें पास थ्रू सर्टिफिकेट्स के थ्रू यहाँ पर हमारे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को एसेट्स में परफॉर्मिंग एसेट्स में कन्वर्ट करने की हेल्प करता है। अब सिंडिकेटेड लैंडिंग कर सकते हैं हम, और सिंडिकेटेड लैंडिंग क्या था, जब यहाँ पर हमारे 2-3 बैंक्स मिलकर या 2 से ज्यादा बैंक्स मिलकर एक साथ कोई एक बड़ा कॉर्पोरेट लोन देते हैं। प्रोजेक्ट या फिर स्ट्रक्चर्ड फाइनेंसिंग हम कर सकते हैं। अब कुछ रिस्क मैनेजमेंट टूल्स हैं यहाँ पर, जैसे कि सेकेंडरी लोन ट्रेडिंग, कि यहाँ पर जो हमने लोन दिया, ठीक है, उस लोन को हम दूसरे बैंक के साथ में ट्रेड कर लेते हैं, ऐसा भी हम कर सकते हैं। सिक्योरिटाइजेशन हम कर सकते हैं, या फिर क्रेडिट डेरिवेटिव्स जैसे क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप हम यूज कर लेंगे। इम्प्लीमेंटेशन एसेंशियल्स की बात करें तो बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रैटेजी हमारी एकदम क्लियर होनी चाहिए, मार्केट की अंडरस्टैंडिंग हमारी स्ट्रांग होनी चाहिए, फ्रेमवर्क हमारा सपोर्टिव होना चाहिए, तो इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिसी डेवलपमेंट, स्टाफ ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी सिस्टम सिलेक्शन और कॉन्टिन्यूअस टेस्टिंग हमारी होती रहनी चाहिए। अब आती है बात क्रेडिट रिस्क को हम कैसे कंट्रोल करेंगे लोन रिव्यू मैकेनिज्म के साथ में। तो पर्पस क्या है एलआरएम का, इसको हम क्रेडिट ऑडिट भी बोलते हैं। यहाँ पर हम लोन बुक की क्वालिटी को इवैल्यूएट करते हुए हमारे क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रेंथन करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद हम फोकस करेंगे हमारे लार्ज वैल्यू अकाउंट्स के ऊपर, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्रेडिट वीकनेस यहाँ पर हमें पहले ही पता चल जानी चाहिए और जल्द से जल्द हम करेक्टिव एक्शंस ले लें।
फिर पोर्टफोलियो की क्वालिटी हमें पता चल जानी चाहिए और हम पोटेंशियल प्रॉब्लम एरियाज जो हैं उन्हें डिटेक्ट कर पाएंगे। एडुकेसी यहाँ पर लोन लॉस प्रोविजंस की हम सपोर्ट कर पाए। तो कंप्लायंस यहाँ पर हमें करना है पॉलिसीज, प्रोसीजर्स और रेगुलेशंस के साथ में। टॉप मैनेजमेंट यहाँ पर जो है उनको हमें इंसाइट्स देनी है कि भाई किस तरीके से क्रेडिट सैंक्शनिंग की जाएगी और मॉनिटरिंग की जाएगी प्रोसेसेस की। की कंपोनेंट्स क्या है, तो सबसे पहले तो हमें टाइमली यहाँ पर क्रेडिट ग्रेडिंग करनी है, लोन रिव्यू पॉलिसी करनी यहाँ पर जो है हमें उसे एड्रेस करना है कि भाई वो किस तरीके से क्वालिफिकेशन और इंडिपेंडेंस देख रही है। तो हमारे जो ऑफिसर्स हैं इनके पास में एक्सपर्टीज होनी चाहिए कि क्रेडिट अप्रेजल करें। ऐसा नहीं कि हमने यहाँ पर अपने किसी भी नॉर्मल स्टाफ को जो जनरल वर्क करते थे उनको बोल दिया कि आप चीजें चेक कर लो। लैंडिंग प्रैक्टिसेस यहाँ पर उन्हें पता होनी चाहिए और रेगुलेशंस के बारे में अच्छे से इंफॉर्मेशन हो। ये इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करेंगे और जो रिपोर्ट की फाइंडिंग्स हैं वो डायरेक्टली बोर्ड या फिर बोर्ड कमेटी को प्रोवाइड करेंगे। फ्रीक्वेंसी एंड स्कोप की बात करें तो हाई वैल्यू लोन्स जो हैं उन्हें हमें 3 महीने के अंदर अंदर हमारे सैंक्शन या रिन्यूअल के रिव्यू करना है। 30% हमारे पोर्टफोलियो को हमें मिनिमम एनुअली रिव्यू करना है और फोकस करना है कि यहाँ पर जो हमारे अकाउंट्स हैं जहां हमें लग रहा है कि रिस्क इंडिकेटर्स बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पर ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व है। तो हाई वैल्यू लोन है, मान लो यहाँ पर 1 करोड़ का, 2 करोड़ का, 10 करोड़ का लोन है तो आप जल्द से जल्दी ने रिव्यू करते रहो। जो पोर्टफोलियो है इसकी 30% की वैल्यू आपको रिव्यू करते रहना है और यहाँ पर आपको जो अकाउंट्स हैं जिनमें एलिवेटेड रिस्क इंडिकेटर्स हैं उनके ऊपर भी फोकस रखना है। डेप्थ की बात कर लेते हैं रिव्यूज की, तो प्रोसेस क्वालिटी यहाँ पर अप्रूवल हमारा किस तरीके से हम कर रहे हैं, ठीक है, प्रोसेस जो है उसका ध्यान रखना है। एक्यूरेसी होनी चाहिए जो हमारी असाइन क्रेडिट रेटिंग्स हैं। पॉलिसी, लीगल, कोविनेंट, कंप्लायंसेस का ध्यान रखना है। लोन डॉक्यूमेंटेशन हमारी एडिक्वेट होनी चाहिए। पोर्टफोलियो क्वालिटी इवैल्यूएशन हमारा सही होना चाहिए और इम्प्रूवमेंट के लिए अगर कोई रिकमेंडेशन है तो वो प्रोवाइड करनी है। रिटेल लोन पोर्टफोलियो की अगर हम बात करें यहाँ पर रिटेल लोन रिव्यू की, तो एक्सेप्शन बेसिस पर इसे कंडक्ट करेंगे ऑन हाई डिफॉल्ट सेगमेंट्स। जो बाकी सेगमेंट्स हैं वो आपके सैंपल बेसिस पर होने चाहिए एज पर प्लान। नेक्स्ट यहाँ पर आता है क्रेडिट रिस्क मिटिगेशन। अब क्रेडिट रिस्क मिटिगेशन डेफिनेटली यहाँ पर बात करेगा कि किस तरीके से हमें रिस्क को एलिमिनेट करना है या तो फिर जो लॉस हो चुका है उसे कवर करना है। तो यहाँ पर हम रिड्यूस या ट्रांसफर करते हैं क्रेडिट रिस्क हमारी दूसरी पार्टीज के पास में। तो कुछ स्ट्रैटेजीज यहाँ पर हमें लगानी होती हैं जो ट्रांजेक्शन लेवल पर अलग होती हैं और पोर्टफोलियो लेवल पर अलग होती हैं। सबसे पहले अगर बात करें ट्रांजेक्शन लेवल की तो ट्रेडिशनल टेक्निक्स देखते हैं कि भाई यहाँ पर जो कोलैटरल क्लेम्स हैं वहां पर फर्स्ट प्रायोरिटी किसे दी जाएगी, ये हमें कैश में मिलेगा, सिक्योरिटीज हैं। थर्ड पार्टी अगर गारंटीज है तो कौन ले रहा है। मॉडर्न टेक्निक्स में हम क्रेडिट डेरिवेटिव्स यूज करते हैं। पोर्टफोलियो लेवल पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर एसेट का सिक्योरिटाइजेशन देखते हैं और क्रेडिट डेरिवेटिव्स यूज करेंगे। पोर्टफोलियो को डाइवर्स करना है, अलग अलग सेक्टर्स में, अलग अलग सेगमेंट्स, ज्योग्राफीज में हमें लोन्स देने हैं और डिजायर्ड पोर्टफोलियो की कैरेक्टरिस्टिक्स को हमें अचीव करना है। अब कुछ इंपॉर्टेंट कंसिडरेशंस हैं। जो क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट है ये हमारे दूसरे रिस्क को यहाँ पर बढ़ा देता है, जैसे लीगल, ऑपरेशनल, लिक्विडिटी, मार्केट। तो हमें हमारे बेनिफिट्स को बैलेंस करना है अगेंस्ट एडेड रिस्क को, इंटीग्रेशन करना है ओवरऑल रिस्क प्रोफाइल का। सिक्योरिटाइजेशन की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, देखो सिक्योरिटाइजेशन बहुत सिंपल है। तो मान लो यहाँ पर हमारे पास में इलिक्विड लॉन्ग टर्म लोन्स हैं, तो हम क्या करेंगे, इन लोन्स को शॉर्ट टर्म ट्रेडेबल बॉन्ड्स में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। अब ये बॉन्ड्स में कैसे कन्वर्ट होते हैं, ये होते हैं पास थ्रू सर्टिफिकेट्स के थ्रू। तो एक स्पेशल पर्पस व्हीकल होगा जो हमें इन्वेस्टर्स ढूंढ कर लाकर देगा और इन्वेस्टर्स को ये जो बॉन्ड्स हैं ये हम दे देते हैं। अब जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट आती जाएगी वैसे वैसे वो जो अमाउंट है बैंक की वो उनको वापस मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, बैंक अपने इलिक्विड लॉन्ग टर्म लोन्स को शॉर्ट टर्म ट्रेडेबल बॉन्ड्स में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर हम स्पेशल पर्पस व्हीकल यूज करेंगे या फिर स्पेशल पर्पस एंटिटी। अब ये जो ट्रेडेबल बॉन्ड्स है जैसा मैंने बताया इनको हम पीटीसी या फिर पास थ्रू सर्टिफिकेट्स बोलते हैं। अब मैकेनिज्म क्या होती है,
सबसे पहले तो बैंक्स यहाँ पर कनेक्ट करेंगे किसी भी स्पेशल पर्पस व्हीकल से, किसी इंस्टीट्यूशन से, और यहाँ पर ओनरशिप जो है इन बॉन्ड्स की, इस लोन की ओनरशिप स्पेशल पर्पस व्हीकल को दे देंगे। अब ये यहाँ पर कुछ इन्वेस्टर्स के साथ कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट कर इनको ये बॉन्ड्स जो हैं ये पास थ्रू सर्टिफिकेट्स के फॉर्म में यहाँ पर दे देंगे। अब यहाँ से जो इन्वेस्टर्स हैं वो धीरे धीरे पैसा देना शुरू करेंगे। तो ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो कैश फ्लो है हमारे इस एसेट पूल सर्विस इंटरेस्ट से, तो ये यहाँ पर अपना जो भी अपना एसेट का पूल बना रहे हैं, ठीक है, इसके थ्रू यहाँ पर जो रीपेमेंट हमारे इन्वेस्टर्स को हो रही है वो पैसे को बाकी हमारे जो यहाँ पर इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, उनको यहाँ पर प्रोवाइड करते रहेंगे। तो बेसिकली हुआ क्या, पूरा का पूरा रिस्क हमारे स्पेशल पर्पस व्हीकल के पास चला गया। अब इनके लोन इन्होंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर बाई करे, इसने स्पेशल पर्पस व्हीकल ने लोन्स को या फिर बॉन्ड को इश्यू करा, तो यहाँ से इंटरेस्ट पेमेंट्स जाने लग गई, इंटरेस्ट पेमेंट्स जाने लग गई तो पैसा आने लग गया, तो पूरा क्रेडिट रिस्क चला गया इन्वेस्टर्स के पास में, और बैंक सब ऐसी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर रहा है। नेक्स्ट आती है ट्रेडिशनल सिक्योरिटाइजेशन। तो कैश फ्लो जो है वो एटलीस्ट यहाँ पर दो डिफरेंट रिस्क ट्रांचे रखेगा, एक तो जो लो रिस्क है और एक जो आपके मज़ैन रिस्क ट्रांच है, ठीक है। तो पेमेंट जो है वो हमारी किस पर डिपेंड करेगी कि किस तरीके से हमारा जो पूल है यहाँ पर वो वर्क कर रहा है। वाटरफॉल मैकेनिज्म की बात करें तो जो जूनियर ट्रांचेस हैं ये आपके लॉसेस को एब्जॉर्ब कर लेंगे। अब आती है बात सिंथेटिक सिक्योरिटाइजेशन की। तो क्रेडिट रिस्क जो है उसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं हमारे क्रेडिट डेरिवेटिव्स यूज कर, जैसे कि यहाँ पर क्रेडिट लिंक नोट्स होते हैं जिनको हम CLN बोलते हैं, अनफंडेड हो सकते हैं जैसे क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्रेडिट डेरिवेटिव्स कैसे यूज होते हैं वो हम पढ़ेंगे। इन्वेस्टर का जो रिस्क है वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि भाई जो अंडरलाइन पूल है हमारा, जो यहाँ पर एसेट्स हैं वो एग्जैक्टली कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। अब आती हैं कुछ हमारी अदर रिलेटेड टर्म्स, जैसे कि ABCP प्रोग्राम। तो CP क्या होता है, कमर्शियल पेपर्स। तो जिन कमर्शियल पेपर्स की मैच्योरिटी 1 साल से कम है और ये यहाँ पर किसी एसेट के थ्रू बैक्ड हैं, तो इनको हम यूज कर सकते हैं। क्लीन अप कॉल यहाँ पर तो ऑप्शन हो हमारे पास कि हमारी जो सिक्योरिटीज हैं उन्हें हम अर्ली कॉल कर लें जब आउटस्टैंडिंग बैलेंस हमारा सेट लेवल तक चला जाए। क्रेडिट एनहांसमेंट, तो कॉन्ट्रैक्चुअल प्रोटेक्शन होना चाहिए हमारे अदर पार्टीज के लिए। जैसे RBI ने यहाँ पर मिनिमम रिटेंशन रिक्वायरमेंट हमें दी है 5% की, अगर हमारे लोन्स की मैच्योरिटी जो है वो 24 महीने या उससे कम है। अगर लोन्स यहाँ पर हमारे 24 महीने से ज्यादा के टर्म में जाते हैं या बुलेट रीपेमेंट की तरफ जाते हैं तो मिनिमम रिटेंशन रिक्वायरमेंट 10% है। अगर रेजिडेंशियल मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज हैं तो फिर ये आपका 5% रहेगा। एप्लीकेशन क्या है, पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई किया, स्पेसिफिक एक्सपोजर्स को हमने रिड्यूस किया, हमारे जो एसेट्स हैं उनके पास कुछ डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करें, सिंथेटिक सिक्योरिटाइजेशन को यूज करते हैं, जहां पर हम यहाँ पर अपने लिए लोन्स को या तो फिर बॉन्ड्स में या कमर्शियल पेपर्स में कन्वर्ट करते हैं। इसमें हम कुछ यहाँ पर ऑप्शंस लगा देते हैं, जैसे कि कॉल ऑप्शन होता है, और हमारी जो क्रेडिट है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर देते हैं। अब आता है एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर चीज जो है कोलेटरलाइज्ड लोन ऑब्लिगेशन। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अलग अलग कमर्शियल लोन्स जो हैं उनका हमने एक पूल बनाया। अब ये जो पूल है ये हमारा सिक्योरिटाइज्ड पूल होगा। तो हमारी एक स्पेशल पर्पस व्हीकल होगी जो कि सीनियर, मिज़ैन और सबऑर्डिनेटेड ट्रांचेस बनाएगी रिस्क के। अब बेनिफिट्स क्या है कि जो हमारे एसेट्स हैं अब वो ऑफ बैलेंस शीट चले गए, जो लोन्स हमने दे रखे थे, तो जो रेगुलेटरी कैपिटल है वो हमारी फ्री हो गई। अब ये क्रेडिट लिंक्ड नोट से कैसे डिफरेंट है, तो CLO में हमने डाइवर्सिफाइड पूल बनाया है, अलग अलग कॉर्पोरेट सेक्टर्स, अलग अलग कमर्शियल्स के यहाँ पर हमने बेसिकली लोन्स रखे। ओनरशिप यहाँ पर हमारी जो है वो ट्रूली ट्रांसफर हो रही है स्पेशल पर्पस व्हीकल के पास में, और यहाँ पर ये हमारी हायर रेटिंग्स रखते हैं देन ओरिजिनेटर। अगर बात करें क्रेडिट लिंक्ड नोट्स की तो ये एक सिंगल क्रेडिट के लिए होते हैं और यहाँ पर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती। कोलेटरलाइज्ड बॉन्ड ऑब्लिगेशन होगा तो यहाँ पर पूल बनाया जाएगा अलग अलग
बॉन्ड्स का जो कि सिक्योरिटाइज्ड होंगे, किसी कोलेटरल के साथ में अटैच्ड रहेंगे। कोलेटरलाइज्ड डेट ऑब्लिगेशंस हैं, तो यहाँ पर ऑफ कोर्स आपका कोलेटरलाइज्ड लोन ऑब्लिगेशंस और बॉन्ड ऑब्लिगेशंस दोनों आ जाएंगे, जहां पर की कोलेटरल्स अटैच्ड हैं और इनकी स्ट्रक्चरिंग प्रिंसिपल सेम रहेगी एज कोलेटरलाइज्ड बॉन्ड ऑब्लिगेशन। नेक्स्ट आता है यहाँ पर क्रेडिट डेरिवेटिव्स। एक एग्जांपल से यहाँ पर सीएलओज आपको समझा देती हूँ तो ज्यादा बेटर समझ आएगा। मान लो एक यहाँ पर ना हमारे पास में कंपनी थी, ठीक है। अब उस कंपनी ने यहाँ पर अलग अलग बैंक्स के साथ कनेक्ट कर कर कुछ लोन्स जो थे, ठीक है, उनका एक अपना पूरा का पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया, एक पूल बनाया। तो इनको यहाँ पर इन्होंने अलग अलग रेटिंग्स दी, जैसे सीनियर थी, मेजैन थी यहाँ पर आपकी, है ना, और सिंथेटिक थी। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक को यहाँ पर मान लो आपकी ट्रिपल ए रेटिंग हो गई, मेजैन में आपकी ट्रिपल बी रेटिंग हो गई और एक इक्विटीज हो गई, ठीक। तो अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर जो आपके लोन्स थे उसके थ्रू आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट पेमेंट्स हुई होंगी, तो इंटरेस्ट इनकम इस कंपनी ने यहाँ पर अर्न की। अब इस पूरे पूल को मेंटेन करने में कुछ पैसा लगा होगा, तो मान लो 100 यहाँ पर रुपीज जो है वो पूरी टोटल इंटरेस्ट इनकम आई, जिसमें से 5 रुपए आपके इसको पूरे पूल को यहाँ पर हैंडल करने में लग गए। अब आप क्या करोगे, अब यहाँ पर आप रेशियो देखोगे कि भाई यहाँ पर क्या रेशियो बन रहा है, कितना कितना आपके पास में जो इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, उन्होंने यहाँ पर कितना कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया हुआ है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो इंटरेस्ट हमें पे करना है वो करेंगे, और जो इन्वेस्टर्स ने यहाँ पर जो शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने जो इक्विटीज यहाँ पर रखी हैं, अब बचा हुआ पैसा हम उनको दे देंगे। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारी जो इनकम है उसको हमने प्रोवाइड कर दिया, जिससे कि जो लोन है, ठीक है, उस लोन पर लोगों को यहाँ पर बैंक्स को इंटरेस्ट भी मिल गया, उनकी बुक्स भी यहाँ पर खाली हो गई, अलोंग विद दिस यहाँ पर क्रेडिट रिस्क भी कम हो गया। नेक्स्ट आते हैं क्रेडिट डेरिवेटिव्स। तो अब यहाँ पर आप ओटीसी बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स यूज कर सकते हो ताकि क्रेडिट रिस्क को यहाँ पर ट्रांसफर कर दो। तो एसेट्स बैंक के लिए लोन्स हो सकते हैं, बॉन्ड्स हो सकते हैं, कोई रिसीवेबल्स हैं, लीजेस हैं। रिस्क ट्रेड यहाँ पर जो किया जाता है वो मेजरली क्रेडिट रिस्क को हम ट्रेड करते हैं, इसको ट्रांसफर करने की कोशिश करते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी, लिक्विडिटी और कैपिटल एफिशिएंसी हमारे पास आ जाती है। तो होता क्या है, जैसे एक हेल्थ यहाँ पर इंश्योरेंस होता है, तो एक इंडिविजुअल प्रीमियम पे करता रहता है, और जब यहाँ पर हेल्थ रिस्क को फेस करते हैं तो उनके द्वारा यहाँ पर जो फाइनेंशियल रिस्क फेस करना हुआ वो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड करती है। तो सिमिलरली यहाँ पर जो हमारे पास में प्रीमियम पे कर रहा है वो अपने लिए प्रोटेक्शन ले रहा है रिस्क से, तो बोल सकते हैं ये प्रोटेक्शन बाई कर रहे हैं, प्रोटेक्शन बायर हैं, और ये कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी प्रोटेक्शन बेच रही है प्रीमियम की वजह से, प्रीमियम एज ए इनकम ले रही है, तो ये प्रोटेक्शन सेलर बन गए, ठीक है। तो अगर यहाँ पर कोई ऐसा क्रेडिट इवेंट आता है जहां पर कि कस्टमर ने अपनी लोन्स पर, अपनी रीपेमेंट्स पर डिफॉल्ट कर दिया, बैंकक्रप्ट हो गए, तो फिर या तो फिजिकल सेटलमेंट होगा या तो कैश सेटलमेंट होगा। फिजिकल सेटलमेंट में हम यहाँ पर एसेट्स को डिलीवर करते हैं, जो हमारा पेमेंट यहाँ पर प्रोटेक्शन सेलर होता है वो पार वैल्यू हमें पे करेगा अलोंग विद इंटरेस्ट, और कैश में जो हमारा प्रोटेक्शन सेलर है वो जितना अमाउंट का हमें लॉस हुआ वो पे करता है, ठीक है। तो प्रोटेक्शन बायर ने जो उनके नाम पर लोन था, ठीक है, उन्होंने जो लोन इशू किया वो सेलर के पास भेज दिया, और सेलर इनको पार वैल्यू, जो फेस वैल्यू थी उस लोन की और उस पर जो इंटरेस्ट मिलना था वो देता है। कैश में यहाँ पर प्रोटेक्शन सेलर देखता है कि अच्छा आपको टोटल लॉस 10 लाख रुपए का हुआ, तो वो 10 लाख रुपए पे कर देगा। तो अब यहाँ पर आईएसडीएस स्टैंडर्ड्स की बात करें तो क्रेडिट इवेंट्स कौन कौन से हैं, जब कोई बैंक करप्ट हो गया, ऑब्लिगेशन यहाँ पर एक्सेलरेट हो गई, डिफॉल्ट हो गए, पे नहीं कर पा रहे हैं पैसा, या फिर यहाँ पर कोई मॉरेटोरियम पीरियड आ गया, या स्ट्रक्चरिंग हो गई हमारे लोन्स की। मोटिव क्या है कि भाई प्रोटेक्शन बायर यहाँ पर अपने रिस्क को ट्रांसफर कर रहा है बिना अपने एसेट को ओरिजिनली ओनरशिप ट्रांसफर किए हुए, अपने क्रेडिट रिस्क से प्रोटेक्शन ले रहे हैं। रेगुलेटरी कैपिटल जो इन्हें बचाकर रखनी थी वो अब कम हो जाएगी, क्योंकि रिस्क कम है तो रेगुलेटरी कैपिटल जो अलग से रखनी थी वो कम हो गई, पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है। प्रोटेक्शन सेलर के लिए क्या फायदा है, तो सबसे पहले तो जो रिटर्न्स मिलने थे वो बढ़ गए, स्पेक्यूलेशन और आर्बिट्रेज यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, और क्रेडिट रिस्क जो है वो आपका डाइवर्सिफाई हो जाएगा, ठीक है।
अब आता है क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। ये क्या होता है? तो यहाँ पर एबीसी कर एक बैंक है और एक कंपनी है जो कि क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स को इशू करती है। तो XYZ यहाँ पर कंपनी है। एबीसी ने लोन दिया था मिस्टर एक्स को या फिर यहाँ पर मिस्टर GHI को। अब ये यहाँ पर किसी वजह से बैंक इनका जो बिजनेस था खराब होने लग गया और एबीसी को लगा कि शायद ये यहाँ पर डिफॉल्ट कर सकते हैं पेमेंट्स पर। तो एबीसी ने यहाँ पर XYZ कंपनी से बात की जो कि एक प्रोटेक्शन सेलर कंपनी है और यहाँ पर एक तरीके का इंश्योरेंस यहाँ पर करवा लिया, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप यहाँ पर खरीद लिया, जिसके थ्रू अगर GHI अपनी पेमेंट्स पर डिफॉल्ट करते हैं इन फ्यूचर तो XYZ यहाँ पर इनको पूरा पैसा वापस करेगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मान लो इन्हें 10 लाख रुपए देने थे, 10 में से 5 तो ये वापस कर चुके, 5 बचा, तो 5 लाख रुपए यहाँ पर कौन पे करेगा? XYZ करेगा अगर GHI नहीं कर पाते। बदले में एबीसी XYZ को क्या दे रही है? जो आप हेल्थ इंश्योरेंस सर्विसेज या फिर अलग अलग इंश्योरेंस कंपनीज को देते हो, प्रीमियम पैसा। तो ये एबीसी जो है ये अपने लिए प्रोटेक्शन खरीद रही है, बन गई प्रोटेक्शन बायर। तो प्रोटेक्शन बायर प्रीमियम पे कर रहा है प्रोटेक्शन सेलर को। हमने अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस लिया तो प्रीमियम पे करा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को ताकि क्रेडिट इवेंट के अगेंस्ट हमें प्रोटेक्शन मिले। रेफरेंस एसेट्स में हमारी डेट सिक्योरिटीज, लोन्स या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो जाते हैं। आउटकम्स या तो कोई क्रेडिट इवेंट हुआ ही नहीं, ऐसा कोई भी यहाँ पर हमें लॉस हुआ ही नहीं, तो हमारी साइड से प्रीमियम पे हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर क्रेडिट इवेंट अक्कर हो जाता है तो हमारे पास में यहाँ पर लॉस होगा और सेटलमेंट या तो फिजिकल होगी कि जैसा हमने देखा, हमने पूरा का पूरा जो लोन था वो ट्रांसफर कर दिया और यहाँ पर जो हमारे प्रोटेक्शन सेलर थे उन्होंने हमें पार वैल्यू जो फेस वैल्यू थी और साथ में इंटरेस्ट पे करा, या फिर कैश सेटलमेंट हुआ कि कितना लोन लॉस हुआ था। अब आरबीआई की मास्टर डायरेक्शंस कहती हैं कि एलिजिबल पार्टिसिपेंट्स में बैंक्स, एनबीएफसीज, इंश्योरेंस, इसके अलावा पीएफ आपके आ जाते हैं, प्रोविडेंट फंड कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, लार्ज कॉर्पोरेट्स या फिर एफपीआईज आ जाते हैं। अगर बात करें ऑब्लिगेशंस की तो यहाँ पर रेटेड, अनरेटेड आईएनआर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो सकते हैं। अनरेटेड होते हैं जो यहाँ पर स्पेशल पर्पस व्हीकल इशू करेंगे विद इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, ठीक है। और यहाँ पर आपके एमएम इंस्ट्रूमेंट्स हो जाते हैं। एसेट बैक्ड सिक्योरिटीज और मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज अलाउड नहीं है। नेक्स्ट आता है टोटल रिटर्न स्वैप। तो यहाँ पर प्रोटेक्शन बायर टोटल रिटर्न, जो हमारा इंटरेस्ट है, कैपिटल गेन या लॉस हो रहा है एसेट का, वो हमारे पीएस के पास, प्रोटेक्शन सेलर के पास में भेज देता है इन एक्सचेंज फॉर प्रीमियम, कि हम आपको प्रीमियम पे करते रहेंगे और आप हमें टोटल रिटर्न्स प्रोवाइड करेंगे इन केस हमारा यहाँ पर कोई इवेंट अक्कर हो जाएगा। तो क्रेडिट रिस्क और मार्केट रिस्क दोनों चले गए। बॉन्ड्स, लोन्स, इक्विटीज और कमोडिटीज सब आपका यहाँ पर रेफरेंस एसेट रहता है। तो टोटल रिटर्न्स यहाँ पर आपके इन्वॉल्व हैं। इंटरेस्ट फ्लोस प्लस फाइनल वैल्यू माइनस ओरिजिनल वैल्यू, ये हमारा यहाँ पर फॉर्मूला रहेगा कि कितना अमाउंट वापस मिलेगा। नेक्स्ट आते हैं क्रेडिट लिंक्ड नोट्स। तो ये यहाँ पर आपके फंडेड इक्विवेलेंट्स हैं क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप के ऑन बैलेंस शीट। तो यहाँ पर क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप तो हमने प्रीमियम पे किया है ना, एक छोटा सा एक्सपेंस किया, लेकिन क्रेडिट लिंक नोट्स को हम अपनी बैलेंस शीट में दिखा पाते हैं। तो यहाँ पर आपके बॉन्ड्स और एम्बेडेड क्रेडिट डेरिवेटिव साथ में आते हैं। तो इन्वेस्टर्स जो हैं, ठीक है, जिन्होंने इन बॉन्ड्स में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की, वो क्रेडिट रिस्क को यहाँ पर बेयर करेंगे और रेफरेंस एसेट क्रेडिट रिस्क बेयर करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर ये कूपन जो है वो अपना एनहांस पे करते हैं और रिडेम्पशन जो है वो आपके क्रेडिट इवेंट्स के थ्रू देखा जाएगा। क्रेडिट स्प्रेड ऑप्शंस, तो जब हमें प्रोटेक्शन चाहिए वाइडनिंग क्रेडिट स्प्रेड से, जैसे डाउनग्रेड होता है तो डाउनग्रेड में हम क्या देखते हैं, क्रेडिट स्प्रेड हो रहा है। तो ये अमेरिकन या यूरोपियन स्टाइल के आपके पास में कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शंस जो होते हैं वो हो जाते हैं। अमेरिकन वाले में क्या होता है कि आप यहाँ पर इसको अपना किसी भी डेट में एक्सरसाइज कर सकते हो एक्सपायरेशन डेट तक, और यूरोपियन वाले आप केवल एक्सपायरेशन डेट में ही, जो डेट है पर्टिकुलर, उसमें ही एक्सरसाइज कर पाते हो। तो इनको आप कैश या फिजिकल डिलीवरी में सेटल करोगे। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की बात करें तो लोन कंसंट्रेशन से हम यहाँ पर प्रोटेक्शन कर लेते हैं। टोटल रिटर्न स्वैप हमारे पास है, तो अगर एक्सपोजर लिमिट्स हमारी ज्यादा हो गई हैं तो भी हम यहाँ पर पूरा रिस्क बेयर नहीं करेंगे। हमारा जो डिफॉल्ट रिस्क है
वो हम यहाँ पर ट्रांसफर कर देते हैं क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप के केस में। और रिवेन्यू न्यूट्रल डाइवर्सिफिकेशन करनी है तो क्रेडिट प्रोटेक्शन को हम बाय या सेल करते हैं और यहाँ पर अपने रिवेन्यूज को चेंज नहीं करते। इनलिक्विड बॉन्ड्स है तो क्या करोगे, यहाँ पर टोटल रिटर्न स्वैप को यूज करोगे और प्राइस फ्लोर लगा दोगे। अब आती है हैजिंग पिटफॉल्स कि भाई यहाँ पर हैजिंग अगर हमें करनी है, प्रोटेक्शन करना है रिस्क से, तो क्या क्या पिटफॉल्स हमारे सामने हैं। तो सबसे पहले तो ओरिजिनेशन की साइड से देखें तो प्रोडक्ट की सुटेबिलिटी होनी चाहिए, क्लाइंट का पोर्टफोलियो समझना है और एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करना है। यहाँ पर सेटलमेंट टर्म्स को हम वो एग्री करें, यहाँ जो भी हमारे एफिशिएंट हेजिंग व्हीकल है उसको हमें चूज करना है और बेसिस रिस्क देखना है कि कितना होगा। डॉक्यूमेंटेशन में क्लियर टर्म्स एंड कंडीशंस होनी चाहिए, कम्युनिकेशन अच्छे से होनी चाहिए और ISDA टेम्पलेट्स को हमें फॉलो करना है। इंडिया में स्कोप की बात करें तो एक्सेप्टेंस जो है वो हमारा बढ़ता जा रहा है क्रेडिट डेरिवेटिव्स का, और साथ में यहाँ पर क्रेडिट रिस्क जो है हम वो ट्रांसफर कर देते हैं बिना अपने एसेट्स को बेचे, अपने लोन्स को बेचे हुए। अब आ जाते हैं जो चेक योर प्रोग्रेस के आपके क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा एक टाइप ऑफ क्रेडिट रिस्क नहीं है। डिफॉल्ट रिस्क, क्रेडिट स्प्रेड रिस्क और यहाँ पर इंट्रिंसिक रिस्क, ये तीनों ही क्रेडिट रिस्क का हिस्सा है, बेसिस रिस्क नहीं होगा। रिस्क अगर पोर्टफोलियो का है विद ओवर एक्सपोजर इन स्टील सेक्टर, तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि ये आपके लिए यहाँ पर सिस्टमेटिक रिस्क से थोड़ा ज्यादा रहेगा। अब ये बोल रहे हैं कि हाउ मेनी अकाउंट्स रेटिंग माइग्रेशन हैव टेकन प्लेस, ये हमें बताना है कि कितनी रेटिंग्स जो है वो माइग्रेट कर गई हैं। तो लास्ट रेटिंग यहाँ पर A थी और नंबर ऑफ अकाउंट्स 100 थे। प्रेजेंट रेटिंग में A जो है ये हमारे पास 79 है, तो हम क्या करेंगे 100 में से 79 को माइनस कर देंगे, तो 21 ऐसे अकाउंट्स हैं जो पहले एक रेटिंग में थे और अब यहाँ पर आपके कितने हैं, पहले 100 थे और अब 79 रह गए, तो 21 अकाउंट्स माइग्रेट कर गए। रिस्क अगर यहाँ पर क्रेडिट क्वालिटी के वर्सन होने से आ रहा है तो कौन सा है, इंट्रिंसिक, क्रेडिट स्प्रेड या फिर पोर्टफोलियो या काउंटर पार्टी। तो डाउनग्रेड रिस्क किस में होता है, क्रेडिट स्प्रेड में, जब हमारी रेटिंग्स खराब हो रही हैं। In order to develop our capability to achieve actively manage our credit portfolio, यहाँ पर क्या क्या चीजें करनी है, क्रेडिट रेटिंग मॉडल्स हमारे पास बेस्ट होने चाहिए और हमें नेसेसरी डेटा हमारे डिफॉल्ट्स पर रखना है कि भाई बोरोवर्स यहाँ पर रेटिंग वाइज कितना किस तरीके से यहाँ पर डिफॉल्ट कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी है। रेटिंग माइग्रेशन का डेटा होना चाहिए, फ्यूचर का डेटा होना चाहिए। तो यहाँ पर अभी आपके पास जो दो ऑप्शन है दोनों ही चीजें चाहिए, तो बोथ 1 and 2। मॉडल जहां पर हमारे 5 फाइनेंशियल रेशियोज हम कंबाइन कर रहे हैं ताकि यहाँ पर अकाउंटेड इंफॉर्मेशन को रिपोर्ट करें और इक्विटी वैल्यूज जो हैं वो हमारे लिए एक ऑब्जेक्टिव मेजर बताएं कि भाई बोरोवर की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है। तो 5 रेशियोज हमारे ऑल्टमैन के जी स्कोर में थे, है ना, तो यहाँ पर ऑल्टमैन का जी स्कोर आंसर होगा। एक ट्रांजैक्शन जहां पर फाइनेंशियल सिक्योरिटीज हमारी इश्यू होती हैं अगेंस्ट द कैश फ्लो जनरेटेड फ्रॉम अ पूल ऑफ एसेट्स, तो यहाँ पर क्या होता है सिक्योरिटाइजेशन में कि हमारे पास एक पूल ऑफ एसेट्स होता है जहां पर हम अपने कैश फ्लोज जनरेट कर रहे होते हैं। आरबीआई नॉर्म्स के अकॉर्डिंग रेजिडेंशियल मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज में मिनिमम रिटेंशन रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए, तो देखो हमारे पास में अगर 24 महीने या उससे कम का लोन था तो 10% था, अगर यहाँ 5% था, अगर 24 महीने से ज्यादा का था तो 10% था, और अगर रेजिडेंशियल मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज थी तो अगेन 5% का था। तो यहाँ पर मिनिमम रिटेंशन रिक्वायरमेंट 5, 10, 5 थे एंड मॉर्गेज यहाँ पर रेजिडेंशियल मॉर्गेज बेस में कितना हो जाएगा 5% हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही है। आई होप लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। बाकी अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच।